हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष वर्मानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक एसएमई आईपीओ कंपनी को जो है वर्चुअल गैलेक्सी लिमिटेड। ये एसएमई आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 9th ऑफ मई एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 14th ऑफ मई। सो क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस एसएमई आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। वर्चुअल गैलेक्सी लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होती है 1997 से, सो इट इज ऑलमोस्ट 28 इयर्स ओल्ड कंपनी। कंपनी का काम है एसएएस सर्विस प्रोवाइड करना। एसएएस बेसिकली स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस प्रोवाइड करना टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड अदर प्राइवेट कंपनीज। जो इस कंपनी का सबसे मेन प्रोडक्ट है, जिससे इस कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो है इनके बैंकिंग सॉफ्टवेयर, जिसको ये अलग अलग बैंक्स को प्रोवाइड करते हैं और वहां से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। द सेकंड इज ईआरपी सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। किसी भी अच्छी कंपनी में, इंडस्ट्री में जो भी उनके ऑपरेशंस है उनको प्लान करना, उनको डिजिटलाइज करना, ऑटोमेट करना, उसके लिए ये कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती है और आगे अपने क्लाइंट्स को बेसिकली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इस कंपनी का बनाना काम है एज पर द रिक्वेस्ट एंड नीड ऑफ कस्टमर। और फिर उसको आगे ये मॉनिटर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड की 360 डिग्री अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट हो गई, सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझना, फिर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, फिर आगे उसको उनकी साइट पे इंस्टॉल करना, फिर मेंटेन करना, मॉनिटर करना, और कोई भी इशू आता है तो फिर वो सर्विस प्रोवाइड करना। ये इस कंपनी का बेसिकली एक काम है। कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ बैंक, चाहे वो एनबीएफसी हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, सेविंग कोऑपरेटिव बैंक हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, फर्टिलाइजर एंड सीड इंडस्ट्री हो। जहां पर भी सॉफ्टवेयर की जरूरत है वहां पर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस आईपीओ की बात करें तो इसमें जो इशू प्राइस रखा गया है वो है 135 टू 142 रुपीज पर शेयर का। एक लोट में होंगे अराउंड 1000 शेयर, जिसके लिए आपको पे करने होंगे 1,42,000 रुपीज। जो इशू साइज है वो है 93.25 करोड़ का, जो सारा का सारा कंप्लीटली फ्रेश इशू है। कुछ भी इसमें कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर, डायरेक्टर्स को नहीं मिलेगा। जो रिटेलर्स का कोटा है वो है अराउंड 35% का। सो अच्छा आईपीओ साइज है, अलॉटमेंट के चांसेस भी अच्छे हैं। कंपनी का इशू प्रपोज की बात करें, जो कंपनी ने अपने प्रपोज यूसेज दिए हैं कि वो आईपीओ के अमाउंट को कहाँ यूज करेंगे, उसमें सबसे पहला है कंपनी की कुछ कैपेक्स रिक्वायरमेंट है। कंपनी अपना जो एक डेवलपमेंट फैसिलिटी है उसको एक्सटेंड करना चाहती है, वहां पर ये अमाउंट यूज होगा। रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स, कंपनी की कुछ एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स हैं जिसको ये कंपनी पे करना चाहती है। इन्वेस्टमेंट इन प्रोक्योरिंग जीपीयू सर्विस एंड स्टोरेज सिस्टम्स, बेसिकली जितने भी इन कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने में ये अमाउंट को कंपनी यूटिलाइज करना चाहती है। सो एटलीस्ट आईपीओ का जो अमाउंट है वो कंपनी की ग्रोथ में ही यूज होने वाला है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, सो जो कंपनी के एसेट्स थे 2022 में थे अराउंड 67 करोड़, देन नेक्स्ट ईयर 84 करोड़, और एज ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी के एसेट्स हैं अराउंड 117 करोड़। सो एसेट्स में अच्छी खासी ग्रोथ है। कंपनी के रिवेन्यू में भी मल्टी फोल्ड इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, देन 22 में कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो जस्ट 40 लाख, देन नेक्स्ट ईयर 72 lakhs। बट इन 2024 फाइनेंशियल ईयर एंड कंपनी का जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया अराउंड 16.5 करोड़। सो इट इज अ ह्यूज जंप इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिगर्स। नेटवर्थ की बात करें, कंपनी की नेटवर्थ 2 सालों में डबल हो चुकी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के ट्रिपल हो चुके हैं। टोटल बोरोइंग्स कंपनी की ऑलमोस्ट स्टेबल है, जो 35.5 करोड़ थी 22 में, वो अभी 38.64 करोड़ है 24 में। और जो भी आईपीओ से फंड यूज होगा इसमें से कुछ अमाउंट इसी बोरोइंग को कम करने में पे किया जाएगा, सो दैट जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो और ज्यादा स्ट्रेंथ में आ सके और ज्यादा इंप्रूव हो सके। कंपनी के कुछ की फिगर्स की बात करें, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें, सो कंपनी ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिया है that is around 53.5%. It is a very good figure. रिटर्न ऑन कैपिटल पे 31% का रिटर्न अपनी कैपिटल जो एम्प्लॉयड है उस पे जनरेट किया है। डेट टू इक्विटी कंपनी की अभी 0.93 है। सो इट इज ऑलमोस्ट क्वाइट ऑन द हायर साइड, 0.93। बट अगर आप जो आईपीओ से अमाउंट आएगा उससे बोरोइंग पे करते हैं, सो उससे ये फिगर थोड़ी डाउन आ सकती है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, दैट इज अराउंड 26। बुक वैल्यू अभी जो आईपीओ की है वो है 5.66।
सो जो ये आईपीओ आ रहा है ये इस प्राइस बैंड पे इट इज जस्टिफाइड। अंडर वैल्यूड तो कहीं से भी नहीं है, जस्टिफाइड है, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। ईपीएस कंपनी का 6.65 का रह जाएगा आईपीओ आने के बाद, और पीई रेशियो होगी 21.35। तो ये फिगर बताती हैं कि जो आईपीओ है ये ठीक है, जस्टिफाइड है, ऑल्दो थोड़ा अंडर वैल्यूड हो सकता था, बट स्टिल जो कंपनी ने ये फाइनल किया इसके अकॉर्डिंग इट इज फुली जस्टिफाइएबल। इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो अराउंड 47 करोड़ प्लस के इनके पास अभी भी वर्क ऑर्डर्स इन हैंड है, जिसको ये आगे जाके सर्विस करने वाले हैं। अभी तक ये बेसिकली जो कंपनी है इसका फोकस है इंडिया में, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया। ये फॉरेन क्लाइंट्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। टेंजानिया जैसी कंट्रीज में ये ऑलरेडी अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर चुके हैं। कंपनी की जो एक्सपीरियंस है, प्रमोटर्स के पास जो एक्सपीरियंस है वो काफी काम आने वाला है। ऑलरेडी अराउंड 28 से 30 साल वो इसी कंपनी में लगा चुके हैं, इसी फील्ड में। सो दो नो कि इस कंपनी के क्या चैलेंजेस हैं, इस इंडस्ट्री के क्या चैलेंजेस हैं, और आगे जाके वो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। सो इस कंपनी के साथ रिस्क की बात करें, सो जो सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी के साथ या इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर के साथ है वो है अब ये कंप्लीटली फ्रेगमेंटेड सेक्टर हो चुका है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, छोटी छोटी कंपनी से लेके इन्फोसिस, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, जो ये सारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और यही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने फाइनेंशियल सेक्टर क्लाइंट्स को। सो अभी बेसिकली कट थ्रोट कंपटीशन हो चुका है इन सारी कंपनीज के बीच। मार्जिन्स भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड द मेन थिंग इज 93% जो इस कंपनी का रिवेन्यू आता है वो आता है बीएफएसआई सेक्टर से, यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से। सो कल को अगर इस सेक्टर में कोई चैलेंज आता है, या फिर इनकी नीड्स कम होती हैं, या ये अपना जो फिगर है, बजट है इन सारी सर्विसेज को लेने का वो कम करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट आ सकता है। इसके प्रॉफिट मार्जिन पे अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। सो नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस एसएमई आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, देन द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि एसएमई कंपनीज लो रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। बिकॉज ऑफ देयर वोलेटिलिटी कंपनीज आगे चल के क्या परफॉर्म करती हैं उसका इम्पैक्ट कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिलता है। सेकेंडरी, मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स एंड हाई रिस्क इन्वेस्टर। मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स इस एसएमई आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट माई सजेशन वुड बी कि अगर आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलते हैं तो आप लिस्टिंग गेन्स को लीजिए और इस स्टॉक से एग्जिट कर दीजिए। उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स वो इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, इस सेमी आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट अगर वो होल्ड करना भी चाहते हैं देन इट इज फॉर द लॉन्गर टाइम फ्रेम। आप 1-2 साल के लिए नहीं, एटलीस्ट 5 साल का टाइम फ्रेम आपको लेकर चलना पड़ेगा अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो, और अच्छे प्रॉफिट्स देखना चाहते हैं। अभी तक कंपनी की हमने रिवेन्यू स्टडीज करी, प्रॉफिट मार्जिन स्टडी किया, वो काफी अच्छा था, कोई ऐसा इशू नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी के पास क्लाइंट बेस अच्छा है, ऑल्दो कंसंट्रेशन रिस्क है, बट स्टिल। बट अब जब मैंने कंपनी का जो ये आरएचपी स्टडी किया उसके अंदर मुझे देखने को मिला अराउंड 36-38 करोड़ के कंपनी के ऊपर ऑलरेडी कुछ इनकम टैक्स केसेस चल रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रीअसेसमेंट के लिए इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो मंगवा रखे हैं, इन्होंने जो भी रिटर्न फाइल करी थी अब उन सब की फिर से रीअसेसमेंट हो रही है। अब जरूरी तो नहीं है कि 36 करोड़ का जो एक फिगर है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने दिया है वो सारा का सारा इस कंपनी को पे करना पड़े, बट अगर पे करना पड़ता है देन इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक होगा, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि स्टॉक प्राइसेस उस दिन बिल्कुल इसके क्रैश करेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, दैट्स वाई मैंने कहा है कि मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स को इस कंपनी को ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपको लिस्टिंग गेन्स देखने को मिलते हैं तो आप बुक कीजिए अपना प्रॉफिट और निकल जाइए एटलीस्ट, अदरवाइज अपने कैपिटल को बाहर निकाल लीजिए स्टॉक से। और हमारे पास ऑलरेडी आईटी सेक्टर्स में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज प्रोवाइडेड अभी चल रही हैं, जिसमें अच्छा आपको गेन आगे देखने को मिल सकता है, जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और इस टाइम वैल्यूएशंस भी काफी अच्छी हैं। सो मीडियम रिस्क इन्वेस्टर्स जस्ट फॉर द लिस्टिंग गेन्स कैन सब्सक्राइब टू दिस आईपीओ। जीएमपी अभी इस आईपीओ पे अराउंड 50% का चल रहा है, बट इट इज अ वेरी डायनामिक फिगर। मार्केट्स में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जीएमपी पे देखने को मिलता है, और एक ये हाईली मैनिपुलेटिव फिगर है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जीएमपी को इन्फ्लेट किया जाता है। सो अभी के लिए 52% का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर जीएमपी, बट स्टिल सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे आप किसी भी एसएमई आईपीओ को सब्सक्राइब मत कीजिए। ये मान के चलिए जो आप कैपिटल चला लगा रहे हैं इसके अंदर, उसमें से अगर 10-20% आपका चला भी जाता है देन इफ यू आर फाइन, तो आप इस एसएमई आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस एसएमई आईपीओ
अच्छे से एक बार इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, अपनी रिस्क एपेटाइट को कंसीडर कीजिए और उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इस कंपनी से रिलेटेड अगर आपका कोई व्यू है, आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर टू दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।